इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA, इस टाइप से, या B मोलैलिटी इक्वल टू XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA, C मोलैलिटी इक्वल टू 1 माइनस XA इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ये बी क्या चीज है, ए क्या चीज है, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, यह डिसीजन करना आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, बात समझ में आई? ए को सॉल्यूट माने या बी को सॉल्यूट माने तब आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि माना कि ए क्या चीज है बेटा, सॉल्वेंट है, तो रिलेशन निकाल लेते हैं। इसको याद करना है आपको पहले, सॉल्यूशन बनेगा तब जब आपको ये चीजें याद रहेंगी। क्या कि M इज द मोलैलिटी, ये सब जानते हैं, M तो क्या है, मोलैलिटी है। अब यहां पे X क्या है, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ XB मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब यही बात ध्यान रखना, ए आप बोलेंगे सॉल्वेंट और बी आप बोलेंगे सॉल्यूट, तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले यही करना है हमें कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है, ये डिसाइड कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्स ए बी अपॉन ए अपॉन बी, तो ज्यादातर में बी अपॉन कुछ दिया है, बी को ऊपर रखना है और ए को नीचे रखना है, और रिलेशन बनने लग जाएगा। करते हैं सॉल्व कैसे। ये तो देखिए बेटा, पेज नंबर 11 हुआ, पेज नंबर 12 हुआ। 12 पर एक्स बी अपॉन एक्स ए लिखेंगे, मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आया, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका सॉल्यूशन निकाला तो ये मल्टीप्लाई में बदल गया बेटा, एक्स बी अपॉन एक्स ए, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। इससे ये अपॉन वाले से अपॉन वाला कैंसिल हो गया, बात क्लियर? तो क्या बच गया अपने पास, इसके कैंसिल होते ही इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में उल्टा जाएगा तो ये वाला टर्म ऊपर पलटी खा जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, मतलब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू एन ए प्लस एन बी ऊपर हो जाएगा और एन ए नीचे रह जाएगा, तो इससे ये खत्म होगा। बात समझ में आई बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा क्या बन गया, अभी तो मोल्स में रिलेशन बना। अब आपको पता है सिंस मॉल इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता। तो यहां पर बेटा मोल्स की जगह मॉलिक्यूलर वेट रख दें, ये आ गया एक्स ए सॉरी एक्स बी अपॉन
एक्स ए इक्वल टू मोल्स ऑफ द बी, बी के मोल तो बी का डब्ल्यू, डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ये दोनों के मोल्स की वैल्यू रख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया, एक्स बी अपॉन एक्स ए इक्वल टू आ गया बेटा डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन डब्ल्यू ए। यहां तक तो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अब इसमें से बेटा एम ए को इस साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। इस वाले को हम क्या लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स बी अपॉन एक्स ए इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इक्वल टू को थोड़ा दूर लगाओ बेटा। अब इसको इधर ले आते, इधर क्या बच गया, डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू डब्ल्यू ए, ये बच गया। अब मुझे बताओ डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्वेंट का वेट। यदि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, मोलैलिटी। देखो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई और इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई, ये वाला जो पूरा फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी। क्या बन गया बेटा, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कौन के बराबर हो गई, इसके। बात क्लियर, आप सभी जानते हैं। क्या भी समझ में नहीं आया हो तो ऐसा करते हैं, एक काम कीजिए, दोबारा इसको लिखो ताकि आराम से समझ में आ जाए। 2 बार लिखने पर आसानी से समझ में आता, चेक करो। एक्स बी अपॉन एक्स ए को लेफ्ट साइड में रहने दो, इक्वल को इस साइड में रहने दो, एम ए को इस साइड लाओ, एम ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन टू डब्ल्यू ए। अब मुझे बताओ ए क्या था और बी क्या था, स्टार्टिंग में मैं यही तो याद करवा रहा था आपको। आपको बताया था मैंने, ए तो था सॉल्वेंट और बी को क्या बताया था, सॉल्यूट। तो बेटा इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख लेंगे इसी को हम, एक्स ए अपॉन एक्स, सॉरी एक्स बी अपॉन एक्स ए, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू एम ए इंटू इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और उधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब देखो वापस से दोबारा लिखें इसको और लगा के, और क्या आ गया, एक्स बी की जगह एक्स बी रहा, एक्स ए एम ए इक्वल टू, सॉरी एम ए इंटू 1000 इंटू 1000, क्या रहा बेटा, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या करें इसके अंदर, अब यहां पे मैंने क्या बोला है, बी को डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया बेटा ये, इनटू डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट किस में लेते हैं, नीचे मोलैलिटी में। तो यहां से यहां तक का ये क्या बन गया, मोलैलिटी। एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू एम ए इंटू 1000 इक्वल टू मोलैलिटी। आ गया बेटा रिलेशन, ऑप्शन चेक करो, एक्स बी अपॉन एक्स ए एम ए इंटू 1000, एक्स बी इंटू 1000 एक्स ए एम ए।
आ गया पहला। अब देखो इसमें एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, सिंस एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, यहाँ इस जगह पर इसने यहाँ पे यही तो लिखा है, तो ये भी सही है। और आपको पता है सिंस एक्स बी क्या होती है, 1 माइनस एक्स है। इसने क्या किया, इस एक्स बी की जगह क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स कर दिया, तो ये भी सही है। मतलब ऑल दी अबव। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। बात समझ में आई बेटा? इनके लिए क्या याद होना जरूरी है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। यदि हमें ये पता नहीं चल सकता, इसका मतलब हम कभी ये नहीं कह सकते। ऐसे क्वेश्चंस रिलेशन वाले बनाना बड़ा मुश्किल है। रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उनके फॉर्मूला निकालने होते हैं, फॉर्मूला उसको डिवाइड करना होता है, इसके बाद रिलेशन आता है। इसमें भी हमने क्या किया, डिवाइड करके ही सॉल्व किया है। रिवाइज कर लेना, बात क्लियर है बेटा? एक मिनट, खाली पेज जुड़ गया, इसको हटाते हैं। बात क्लियर है बेटा? अब अपने पास ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और भी कोई चीज का आपको रिलेशन पूछना हो तो कमेंट में लिख के भेज देना, ठीक है बेटा? अब स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दी। अब एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा टॉपिक अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। अभी तक 11th से कनेक्टेड था, मोल कंसेप्ट से कनेक्टेड था। सॉल्यूशन देखिए बेटा, चलो इससे क्वेश्चन, रिलेशन से क्वेश्चन बना लो कोई एक, इसके बाद करते हैं इसको क्वेश्चन। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ethanol in water solution. In water solution whose mole fraction of ethanol is 0.2। इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन 0.2 है। उस विलेन की मोलैलिटी बताइए वाटर में। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, अभी के रिलेशन से होगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। रिलेशन क्या आया था, मोलैलिटी इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए इंटू एम ए। बी क्या बताया था मैंने, बी इज सॉल्यूट, एज सॉल्वेंट। जनरली इसमें क्या है, जिसका अमाउंट ज्यादा है, अब 0.2 यानी कम, 0.8 वाटर है तो वाटर ज्यादा है। वाटर जब ज्यादा है तो वाटर इसमें कौन होगा, सॉल्यूट हो गया अल्कोहल, इथेनॉल, और सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो देखिए बेटा यहाँ पे चेक करो, मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी कौन है बेटा, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, अल्कोहल। अल्कोहल का कितना दिया है, 0.2 ऊपर रख दो, इंटू 1000 अपॉन एक्स ए। अब इसका ए का एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है। एक्स ए इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस 0.2, ये आ गया 0.8। इसको 0.8 रख दो बेटा, इंटू एम ए कौन है, सॉल्यूट या वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, एम ए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर सबको पता है कितना है। वाटर कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 रख दो। एम इक्वल टू, ये तो आ गया बेटा 1/4 और ये आ गया 55.55। तो 55 से डिवाइड किया, मोलैलिटी कितनी आ गई, 4 1 जा 4, बचा 1 15, 4 3 जा 13 चौके 52, बचे 3 35, 8 चौके 32, बचे 3 8 मोलल।
बात क्लियर? इन रिलेशंस को यूज करना भी आना चाहिए, सिर्फ रिलेशन निकालना ही नहीं। आप रिलेशन निकालना सीख गए लेकिन यूज करना नहीं सीखे तो कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर है? अब देखें सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? विलेयता। विलेयता कैसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा, दैट कैन बी, जिसको कि डिजोल्व किया जा सकता है, दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट, in a specified amount of, the amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solution is known as solubility at given temperature, at given temperature to form a saturated solution. A saturated solution is known as solubility. बेटा सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं? दिए गए तापमान पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए, गिवन टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए जो रिक्वायर्ड सॉल्यूट का अमाउंट है और किसी विशेष दी गई मात्रा के अंदर, इन स्पेसिफाइड अमाउंट के अंदर, इंडिकेट की गई अमाउंट के अंदर जितना डिजोल्व हो सकता है उस अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं बेटा? कि दिए गए ताप पर विलय की वह मात्रा जो कि सॉल्यूशन की दी गई मात्रा के अंदर संतृप्त विलयन बनाने के लिए घुल सकती है, उस तापमान पर सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जनरली सॉल्युबिलिटी जब तक कुछ ना बोला जाए, जनरली solubility is determined at 1 atm pressure and solubility is determined at 1 atm pressure and 25 degrees Celsius unless T and P are specified. जब तक टी और पी को स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो हम 25 डिग्री पर सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी मानते हैं और 1 atm प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी मानते हैं। ये बात आप अपनी तरफ से याद रखेंगे, ठीक है? सामान्यतः विलेयता को हम 25 डिग्री सेल्सियस पर मानते हैं और 1 atm पर स्पेसिफाई नहीं किया हो तब तक क्या मानते हैं? अनलेस टी एंड पी आर स्पेसिफाइड। जब तक कि टी और पी को स्पेसिफाई ना कर दिया हो। अब उसने बोल ही दिया कि 25 डिग्री के बजाय मान लो 40 डिग्री पर सॉल्युबिलिटी निकालिए, हो सकता है ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, हो सकता है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी बताइए, उस टाइम तो बेटा चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? थ्योरेटिकली 25 डिग्री चलना चाहिए, थ्योरेटिकली 1 atm चलना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर की बात ना की जाए तो। सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय, solubility is denoted by sometime small s और sometime capital S। 11th की बुक में आपके बेटा स्मॉल s से इंडिकेट की गई है, तो solubility is स्मॉल s और इट इज नाउअडेज, ये आजकल क्या है, नाउअडेज solubility को क्या मानते हैं? Nowadays it is molarity. So we can say that हम कह सकते हैं कि molarity of, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, we can say that molarity of A at equilibrium or saturation
सैचुरेटेड इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ए, एस स्मॉल एस ऑफ ए। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है बेटा, ये 11th के इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट में किसी चीज को इंडिकेट करते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ये मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी को इंडिकेट करता है। तो मोलरता को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। संतृप्त अवस्था में मोलरता ही विलेयता है। क्या बेटा? संतृप्त अवस्था में ही मोलरता ही विलेयता है। तो मोलरिटी इन सैचुरेटेड कंडीशन, मोलरिटी इन सैचुरेटेड कंडीशन इज सॉल्युबिलिटी। बात क्लियर बेटा? संतृप्त अवस्था में मोलरता को ही विलेयता कहते हैं। संतृप्त अवस्था में मोलरता को ही विलेयता कहते हैं। मोलरिटी इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड कंडीशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। बहुत आसान है बेटा, डेफिनेशन जब समझ में आ गई तो बाकी सारी चीज समझ में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्युबिलिटीज। हमारे सिलेबस में कितने टाइप की सॉल्युबिलिटीज है बेटा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटीज इन आवर सिलेबस। ये बात ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में 3 ही तरह की सॉल्युबिलिटीज है, क्योंकि वी डिस्कस ओनली लिक्विड सॉल्यूशंस। 3 टाइप की रह गई इन आवर सिलेबस। We discuss only क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं, इसलिए लिक्विड सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी ही हमारे क्या है? सिलेबस में है। इन आवर सिलेबस we discuss only liquid solutions, therefore solubilities related to the liquid solutions are in our syllabus। हमारे सिलेबस में क्या है बेटा? केवल और केवल लिक्विड सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी है 3 टाइप की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पहली तो ये है बेटा, यानी कि गैसों की द्रवों में विलेयता। दूसरी है अपने पास सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी द्रवों में विलेयता, द्रवों की द्रवों में विलेयता। तो समझ गए होंगे तीसरी कौन सी होगी बेटा? solubility of solid in liquid, ठोसों की सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब आप समझ गए, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास कौन रहेगा? फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड रहेगा, इसलिए हमारे सिलेबस में क्या? लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। आप चाहे पानी में ऑक्सीजन घोलो तो डिजोल्व ऑक्सीजन आएगा, तो अभी लिक्विड स्टेट रहेगी फाइनल, इसमें मछलियां जिंदा रहेंगी उस ऑक्सीजन को गेन करके। चाहे आप वाटर में शुगर घोलो, सॉलिड घोलो, तब भी फाइनली क्या? शुगर डिसअपियर होकर के लिक्विड बदल जाती है, क्या होती है? गायब हो जाती है। और चाहे आप लिक्विड में लिक्विड डिजोल्व करो तो भी फाइनल स्टेट लिक्विड रहेगी। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है। और हम 3 तरह की सॉल्युबिलिटीज की बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा? गैसों की द्रवों में विलेयता। कुछ बच्चे जो 12th पास हैं उन बच्चों को आइडिया है इस बात का, क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर हम हेनरीज लॉ की बात करते हैं, प्रेशर के इफेक्ट की बात करते हैं।
और दोनों में प्रेशर के इफेक्ट की बात नहीं की जा सकती। तो मेरा यही क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, बिल्कुल सिंपल, कि कौन सी सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। इस पहली वाली में प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, बाकी दूसरी और तीसरी वाली में, बी और सी में, प्रेशर का कोई इफेक्ट, खास इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स पर प्रेशर का कोई खास एप्रिसिएबल इफेक्ट नहीं होता है। बात क्लियर है बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट होता है, तो इसके लिए हेनरी लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे वाले में क्या करते हैं, द्रव का द्रव में विलेयता, इसके लिए हम राउल्ट्स लॉ यूज करते हैं। कौन सा? राउल्ट्स लॉ। और तीसरे वाले के लिए भी राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस में यूज किया जाता है। तो पहले वाले के लिए हेनरी लॉ, दूसरे और तीसरे वाले के लिए कौन सा? राउल्ट्स लॉ से समझाया जाता है। दूसरे लॉ के अंदर हम थोड़ा डिटेल करते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं हम क्या, सॉल्यूशंस के टाइप्स। सॉल्यूशंस के टाइप की बनने के आधार पर, प्रोड्यूस होने के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन एंड अनादर्श विलयन। तो इस तरह से 2 तरीके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम तीसरी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हुए राउल्ट्स लॉ को खत्म करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म। तो पहले इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लिखो बेटा हेडिंग ए, क्या लिखना है? ए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता। देखिए बेटा, मैं इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, स्टार्टिंग मैंने मोल फ्रैक्शन, और हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया? मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के रिलेशन से। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए वो टफ पड़ गया हो, लेकिन टफ के चक्कर में मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे सिंपल चीज हो चाहे टफ चीज हो, उसको पढ़ा के रहूंगा, स्टडी करा के रहूंगा, ठीक है? तो आप उसको दोबारा रिवाइज करके समझने की कोशिश करें। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसों के द्रवों में विलेयता। आप जानते हैं, जैसे ये कंटेनर है आपके पास, इसमें मान लो वाटर है और उसके ऊपर कोई गैसेज भर दिए हमने, क्लोज कंटेनर कर दिया, क्लोज कंटेनर। इसमें ऊपर कोई गैस है, गैस अंदर जाएगी, कैसे जाएगी? 2 तरीके हैं। या तो देखो गैस के साथ क्या खेल होगा, गैस के मॉलिक्यूल जो यहां पर हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल है यहां पर, वो क्या करेंगे बेटा, यहाँ के गैसियस मॉलिक्यूल्स, यहाँ जो गैसियस मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे, तो पार्टिकल जाएगा, टकराएगा, बॉल की तरह उछल भी सकता है। क्या कर सकता है? उछल भी सकता है। कोई पार्टिकल गया, टकराया और इससे अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया मतलब इससे चिपक गया, और चिपकने के बाद लुढ़क के अंदर डिजोल्व हो गया। तो मतलब जो सॉल्युबिलिटी है कौन की वजह से है? गैस के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन की वजह से है। भाई पार्टिकल आया, टकराया और उछल के वापस भी तो जा सकता है, लेकिन आया, उससे इंटरेक्ट किया, अट्रैक्शन फील किया, उससे चिपका और डिजोल्व होकर अंदर चला गया। वही केस बनते हैं ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज ड्यू टू, कौन की वजह से बेटा? solubility of gases in liquids is always due to attractive forces between gas particles and liquid particles। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि गैसों की द्रवों में विलेयता गैस के अणुओं या कणों
और द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण की वजह से है। कौन की वजह से बेटा? अट्रैक्शन की वजह से। और आप सबको पता है एक बात, केमिकल बॉन्डिंग जितने बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता है, जिन बच्चों ने रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है उनको पता है क्या, attraction always results in attraction always results in the release of energy। आकर्षण हमेशा क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा निकालता है। जैसे भाई दो फैमिलीज में बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, दो फैमिली में बच्चा बच्ची एडल्ट हो गए हैं तो उनके घर वाले क्या करते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका बच्चा भी बड़ा हो गया और हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, तो इनका कोई रिलेशन या संबंध, सगाई संबंध करते हैं, शादी वगैरह करते हैं। इस तरह बात स्टार्ट होती है। अब उसमें दो केस बनते हैं। यदि एक बच्चा बच्ची को देखने गया तो हो सकता है वहां अट्रैक्शन हो जाए, और दूसरा केस बनता है कि अट्रैक्शन ना हो। यदि अट्रैक्शन हो गया तो शादी होगी, और शादी होगी तो लाखों रुपए का खर्चा होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और यदि अट्रैक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सगाई ही नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो बात समझ गए? अट्रैक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। आकर्षण में हमेशा ऊर्जा निकलती है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो विलेयता है आकर्षण की वजह से हुई, इस आकर्षण में क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। बात समझ में आई? तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। ये दूसरी पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स is always exothermic, ऊष्माक्षेपी। कौन सा है बेटा ये? ऊष्माक्षेपी, जिनमें ऊष्मा निकलती हो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज इट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये दो बातें समझ में आई हो तो तीसरी स्टार्ट करें। भाई पहली बात तो यही थी कि गैसें लिक्विड में डिजोल्व क्यों होती हैं। जैसे गैस लिक्विड की सरफेस के ऊपर होती है तो उसके पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हुए टकराएंगे। क्या करेंगे बेटा? यादृच्छिक गति करते हुए क्या करेंगे? टकराएंगे। और जैसे ही पार्टिकल सरफेस से टकराएंगे तो दो गैस बनते हैं, तो बॉल की तरह उछल जाएंगे या फिर अंदर एंट्री करेंगे। तो बॉल की तरह उछल गया मतलब उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं लगा, और जो उस लिक्विड से चिपक गया उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो चिपक करके वो लपेटे में आकर नीचे एंट्री कर गया, उसके अंदर चला गया, लिक्विड में चला गया। तो सॉल्युबिलिटी अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से है। यही तो बात थी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज ऑलवेज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन गैस पार्टिकल एंड लिक्विड पार्टिकल। अब अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन के बारे में हम एक बात जानते हैं ऑलरेडी, attraction always results in the release of energy। जहां आकर्षण वहां ऊर्जा निष्कासन, जहां आकर्षण वहां ऊर्जा निष्कासन। बात समझ में आई? ऊर्जा हमारी कौन सी होती है? धन संपत्ति हमारे पास ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। यदि मुझे आप में से कोई पसंद आ गया, आप मेरे पास आया, तो मैं आपके ऊपर खर्चा करूंगा, चाय पानी पिलाऊंगा। और यदि कोई पसंद नहीं आया, अट्रैक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मैं आपके ऊपर क्यों खर्चा करूं भाई? बात क्लियर है? तो सिमिलरली इसी तरह attraction always results in the release of energy। The solubility of gases in liquid is always exothermic in nature। exothermic process क्यों? क्योंकि attraction की वजह से होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे और पॉइंट्स देखते हैं। Almost all gases shows solubility in water, although in minute quantities,
लगभग सभी गैस हैं, अप्रोक्सीमेट ऑल गैसेस, ऑलमोस्ट ऑल गैसेस तो करती हैं सॉलिडिटी इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, लेकिन ऑल दो इन माइन्यूट क्वांटिटी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, यद्यपि बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, जरूरी नहीं ज्यादा मात्रा हो। आप सोचते हैं कहाँ घुलती है भाई, नाइट्रोजन घुलती है लेकिन कम घुलती है, ऑक्सीजन घुलती है थोड़ा ज्यादा घुलती है, तो अलग अलग गैस थोड़ा सा अलग अलग सॉलिबिलिटी शो करती है। बात क्लियर बेटा? तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, factors affecting solubility of gases in liquids। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। वे कारक जो कि गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं, वे फैक्टर्स, वे कारक जो गैसों की द्रवों में या लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी को या विलेयता को प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स को यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला फैक्टर होगा हमारा, फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ गैस बोले चाहे नेचर ऑफ आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोले, तो गैस की प्रकृति, मान लो गैस पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी। इसका मतलब नेचर ऑफ गैस फॉलोज लाइक डिजोल्व्स लाइक, नेचर ऑफ गैस फॉलोज अ वेल नोन फैक्ट, वेल नोन फैक्ट लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है, इस फैक्ट का पालन करती है। गैसें कौन से फैक्ट का पालन करती हैं? इस समान समान को घोलता है, मतलब पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व्स पोलर गैसेस, दैट इज id est, पोलर सॉल्वेंट dissolves polar gases and non-polar solvent dissolves non-polar gases। बात क्लियर? तो मतलब जो गैस पोलर है, ध्रुवीय गैस है, तो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा विलय होगी, और जो गैस अध्रुवीय है वो अध्रुवीय विलायक में ज्यादा विलय होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। Which gas is more soluble? Which of the following gas? इन गैसों में से बताना है आपको। Which of the following gases, निम्नलिखित गैसों में से, which of the following gases more dissolves in benzene? Suppose more dissolution in benzene, dissolution in benzene, A, B, C, D, O2, N2, sorry, O2, NH3, SO2, HCl। बताइए बेटा, अब देखिए इसमें सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या रिजल्ट निकल के आता है। सॉल्यूशन में क्या रिजल्ट निकल के आए ये चेक करते हैं क्या है। अभी अभी हमने क्या बोला, पोलर को पोलर डिजोल्व करता है, नॉन पोलर को नॉन पोलर डिजोल्व करता है। यदि उल्टा हो जाए तो कम डिजोल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है, अपेक्षा से कम डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेंजीन कैसा मटेरियल है बेटा? नॉन पोलर, अध्रुवीय।
ये ऑक्सीजन कैसा मटेरियल है, ये भी नॉन पोलर, अध्रुवीय, समान समान को घोलता है। आंसर तो आ गया। अमोनिया कैसा है, अमोनिया का डायग्राम देखें तो ऐसा होता है और ध्रुवता ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होती है, म्यू म्यू म्यू, और लोन पेयर की ओर होती है म्यू। डाइपोल मोमेंट इसका, डाइपोल मोमेंट इसका, द्विध्रुवागुण ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पोलर हो गया, ध्रुवीय हो गया बेटा। क्या तो ध्रुवता हम कैसे पता करते हैं, डाइपोल मोमेंट से, द्विध्रुवागुण से। द्विध्रुवागुण किधर होता है, कम विद्युत ऋणी से ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की ओर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो उसकी ओर हमने पोलैरिटी बना दिया, ध्रुवता बना दिया। और इसमें एटम से लोन पेयर की ओर, परमाणु से लोन पेयर की ओर ध्रुवता होती है। किधर होती है बेटा, ये हमारा एटम है और इसमें ध्रुवता किधर होगी, परमाणु से लोन पेयर की ओर। और ध्रुवता को केमिस्ट्री में इंडिकेट करने के लिए क्रॉस्ड एरो का यूज करते हैं, क्रॉस्ड एरो, इसका यूज करते हैं बेटा, क्रॉस्ड एरो का। तीसरे में देखते हैं बेटा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर। तो बेटा इसकी ध्रुवता इधर, इसकी ध्रुवता इधर, बात क्लियर है। इन दो की ध्रुवता पता चली और लोन पेयर की ध्रुवता अदर, लेकिन इनकी अलग अलग अमाउंट में, इसलिए म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, और म्यू नेट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पोलर है, ध्रुवीय गैस है। ऐसे ही HCl में भी देखें तो HCl की ध्रुवता किधर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, क्लोरीन है, क्लोरीन की और ध्रुवता हो गई, इसमें भी म्यू बचेगा कुछ ना कुछ। ये ध्रुवागुण बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, ये भी ध्रुवीय हो गया हमारा। इस तरह से ये ध्रुवीय 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 अध्रुवीय। कौन ज्यादा घुलेगा बेटा, ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा बेंजीन में। और यही क्वेश्चन वाटर का होता तो वाटर में कौन ज्यादा घुलते हैं, ये पोलर वाले ज्यादा घुलते हैं, ऑक्सीजन कम घुलता। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Each gas shows more dissolution in water. A, B, C, D. Helium, hydrogen, ऑक्सीजन, CO2। यहां थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको ध्यान देना है, सॉल्युबिलिटी जो होती है ना ऑफ गैसेस, इसके लिए कंसेप्ट याद रखो। ये फैक्टर्स में अभी लेंगे हम। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था अभी, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब बेटा हो गैस में अट्रैक्टिव फोर्स कौन से होते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही लिक्विड से टकराता है तो अट्रैक्ट होकर के उसमें चला जाता है। तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मॉलिक्यूलर मास। जो नॉन पोलर गैस है उसके लिए मॉलिक्यूलर मास। और नॉन पोलर गैस, ये सभी गैस है नॉन पोलर है, इसमें चारों। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा CO2 पोलर है, नहीं, CO2 का डायग्राम देखें तो लीनियर होता है, इसकी पोलैरिटी इधर और इसकी पोलैरिटी इधर, नेट पोलैरिटी 0। सभी नॉन पोलर है। देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 4, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 2, मतलब एटॉमिक मास इसका 32 और इसका 44। सबसे ज्यादा किसका आ गया बेटा, CO2 का। तो CO2 ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। बात क्लियर। अब कई बार ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5,
विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ए, ए, HCl, B, O2, C, CO2, D, हीलियम। हीलियम तो बेटा सबसे हल्का, तो बहुत कम सॉल्युबल है, तो लीस्ट सॉल्युबल एलिमेंट। हीलियम इज लीस्ट सॉल्युबल गैस। ध्यान रखना बेटा, याद कर लेना इसको। हीलियम तो सबसे कम सॉल्युबल है, हीलियम इज द लीस्ट सॉल्युबल गैस। अब बच्चे अपने पास CO2, O2, ये दोनों नॉन पोलर हैं, ऑक्सीजन एंड CO2। इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? हीलियम की सॉल्युबिलिटी तो सबसे कम हो गई। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या बन रहा है देखो, O2 एंड CO2 में बात करें तो CO2 का 44 मास है और O2 का 32 मास है, दोनों नॉन पोलर हैं, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और O2 की कम है। अब बेटा इनमें कम तो पता चल गया। अब HCl का 36.5 मास है, मास के अकॉर्डिंग तो ये कम रहेगा, फिर भी HCl ज्यादा सॉल्युबल है, क्यों? ये यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि HCl क्या शो करता है, वाटर में जाते ही डिसोसिएशन शो करता है, CO2 भी रिएक्शन शो करता है, लेकिन HCl इज more soluble than CO2 as HCl shows complete dissociation in water। क्या होता है, HCl वाटर में जैसे ही मिक्स करते हैं H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस में टूट जाता है, और टूट के जब आयंस घुलते हैं तो बहुत ज्यादा घुल जाते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ये वाटर के अंदर जाके आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। प्योर कंडीशन में HCl कोवेलेंट कंपाउंड, प्योर स्टेट में HCl कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन वाटर के अंदर जाते ही आयनिक कंपाउंड की तरह हो जाता है, इसलिए ज्यादा डिजोल्व होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये सब जानते हैं। बात क्लियर बेटा? अब पहला फैक्टर तो आपने कंप्लीट किया कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। भाई हमने स्टार्ट यहां से किया है सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ, तो आज का जो स्टार्ट कहां से किया बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ विलेयता। सॉल्युबिलिटी कहते कैसे हैं, तो ये डेफिनेशन ढंग से याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया डेफिनेशन में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। 11th का लेक्चर सुन लेना, आज का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज 11th क्लास का जो लेक्चर बनाया था, लेक्चर नंबर 11th का 11, उसको ध्यान से सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेशन में कितने राज छुपे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद तो इसके डेफिनेशन ढंग से याद कर लेना, और सॉल्युबिलिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से या मोलैरिटी से या फिर स्मॉल s से। अब इसके बाद बात किया हमने कि संतृप्त अवस्था में मोलरता ही विलेयता, तो मोलैरिटी इज द सॉल्युबिलिटी, मोलैरिटी इज द सॉल्युबिलिटी इन सैचुरेटेड कंडीशन। अब गैसेस की हमारे पास अपने सिलेबस में कितनी सॉल्युबिलिटीज हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की 3, गैसों की लिक्विड में, लिक्विड की लिक्विड में, सॉलिड की लिक्विड में। अभी हमारा कौन सा चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो ये होती क्या है, सबसे पहली लाइन बताई थी, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है उनकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये एक्सोथर्मिक टर्म से हमें एक कंक्लूजन और निकल के सामने आएगा। तो पहला फैक्टर, फैक्टर ऑफ फैक्टिंग में पहला फैक्टर लिया हमने, क्या लिया, फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ गैस। अब दूसरा फैक्टर हम लेने वाले हैं क्वेश्चंस के बाद में, फैक्टर नंबर 2 लिखो बेटा, फैक्टर नंबर 2 टेम्परेचर
गैसेज की सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये वहां से ही आंसर मिल रहा है आपका, इंट्रोडक्शन से। कहां से आंसर मिल रहा है? इंट्रोडक्शन से। क्या से? कि वो प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक है उस पर टेम्परेचर का उल्टा असर पड़ता है, एंडोथर्मिक है उस पर अच्छा असर होता है। किसी प्रोसेस को एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक है तो उस पर क्या पैरेलल या प्रोपोर्शनल इफेक्ट पड़ेगा। और किसी प्रोसेस को एनर्जी नहीं चाहिए, वो एनर्जी को बाहर निकाल रही है, जबरदस्ती एनर्जी फेंक रही है, और तुम टेम्परेचर की फॉर्म में एनर्जी दोगे तो उल्टा असर पड़ेगा कि नहीं? विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर कैसी प्रोसेस है बेटा? सिंस solubility of gases in liquid is always exothermic process, therefore इसलिए therefore the solubility of gases in liquid, the solubility of gases, solubility of gases in liquid is always inverse of temperature. ये बात याद कर लो, कई सारे आंसर इजीली जाएंगे। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक जब तक ठंडी है तब तक गैस उसके अंदर रहती है, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है तो उसमें से गैस बाहर निकल जाती है। बात क्लियर है? गैसेज को देखा कि नहीं देखा? देखा। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर का इफेक्ट समझाएंगे, मतलब कि हेनरीज लॉ को समझाएंगे। तो आप नीट वाले जितने भी बच्चे हैं वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 5, 6, 7 पढ़ के रहेंगे। और आईआईटी वाले बच्चे हैं तो पेज नंबर 5, 6, 7 पढ़ेंगे मेंस के लिए, और एडवांस के लिए जो मेरे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं इनका रिवाइज करेंगे, क्योंकि इनके अंदर लॉजिक छुपे हुए हैं। क्या? इनके अंदर लॉजिक छुपा हुआ होता है। तो इसी तरह बेटा साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।